हेलो, कभी सोचा है कि भारत के केंद्रीय बजट के पीछे असल में क्या है? सुनने में ही बड़ा मुश्किल लगता है ना? इतने सारे नंबर, इतने लंबे भाषण, पर क्या हो अगर इसे समझने का एक आसान, लॉजिकल तरीका हो? तो चलिए आज इस पूरी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बजट का दिन मतलब टीवी पर फाइनेंस मिनिस्टर का एक लंबा चौड़ा भाषण सुनना। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? असल में वो भाषण तो सिर्फ एक झलक है। समझिए कि बस टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली कहानी, सारी जरूरी जानकारी उन दस्तावेजों के पूरे सेट में छिपी होती है जो संसद में पेश किए जाते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले भाषण से आगे देखेंगे। फिर उन 3 कानूनी पिलर्स को समझेंगे जिन पर पूरा बजट टिका है। ये भी देखेंगे कि सरकार का पैसा आखिर रखा कहाँ जाता है। फिर उन गाइड्स को देखेंगे जो सरकार खुद हमें देती है सब कुछ समझने के लिए। और आखिर में बजट को डिकोड करने की चाबी हमारे हाथ में होगी। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का जो भाषण होता है वो असल में उन बहुत सारे सरकारी कागजात का एक निचोड़ होता है, एक समरी। और असली बुनियाद वही कागजात हैं। जी हाँ, एक या दो नहीं, बल्कि कम से कम 12 अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स। ये सब मिलकर एक पजल के टुकड़ों की तरह देश की पूरी आर्थिक तस्वीर बनाते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक खास मकसद होता है, जिससे सारी बातें साफ-साफ सामने आए। अब इसे और आसान बनाने के लिए ऐसा सोचिए कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहले हैं अनिवार्य दस्तावेज, मतलब ये तो कानूनन पेश करने ही पड़ते हैं। और दूसरे हैं व्याख्यात्मक दस्तावेज, जो बेसिकली सरकार की तरफ से दी गई आसान गाइड्स हैं, ताकि हम और आप जैसे लोग उन मुश्किल आंकड़ों को समझ सकें। तो अब आते हैं सबसे जरूरी यानी कानूनी तौर पर अनिवार्य दस्तावेजों पर। ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही पूरे बजट का संवैधानिक दिल हैं, इसकी आत्मा है। इसे ऐसे समझते हैं। पहला, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एएफएस। ये देश की मेन बैलेंस शीट की तरह है, कितनी कमाई, कितना खर्चा। दूसरा, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये हर मंत्रालय की शॉपिंग लिस्ट है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें अपने काम के लिए कितना पैसा चाहिए। और तीसरा, फिनेंस बिल। ये वो प्रस्ताव है जिसमें टैक्स से जुड़े सारे नए नियम कानून होते हैं। और जरा इसकी स्केल का अंदाजा लगाइए। बजट 2023-24 में कुल 102 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पेश की गई थीं, 102। इससे पता चलता है कि सरकारी खर्च की प्लानिंग कितनी डिटेल में होती है। हर एक मंत्रालय, हर एक विभाग को अपनी हर जरूरत का हिसाब देना होता है। अच्छा, दस्तावेजों की बात तो हो गई, पर सवाल ये है कि सरकार ये सारा पैसा आखिर रखती कहाँ है? चलिए, देश के बटुए पर एक नजर डालते हैं। सरकार के पास 3 मेन अकाउंट्स होते हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड। ये मेन अकाउंट है जहां सारी कमाई आती है और सारे खर्चे भी यहीं से होते हैं। लेकिन एक शर्त है, यहां से एक भी रुपया निकालने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए। फिर आता है कंटिंजेंसी फंड, जो एक इमरजेंसी फंड है। और आखिर में है पब्लिक अकाउंट, जिसमें वो पैसा होता है जो सरकार के पास अमानत के तौर पर रखा है, जैसे कि हम सबका प्रोविडेंट फंड का पैसा। तो इस इमरजेंसी फंड में कितना पैसा है? फिलहाल कंटिंजेंसी फंड में 30,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। ये फंड राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है, ताकि किसी भी अचानक आई आपदा या जरूरत के लिए तुरंत एक्शन लिया जा सके, बिना संसद की बैठक का इंतजार किए। अब देखिए, सरकारी खर्चों को भी हम अपने घर के खर्चों की तरह 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट। इसे समझिए रोजमर्रा के खर्चे, जैसे सैलरी, बिल, सब्सिडी। दूसरी तरफ है कैपिटल बजट। ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे नई सड़कें, स्कूल या अस्पताल बनाना, जो लंबे समय तक देश की तरक्की में काम आते हैं। ठीक है, इतने सारे तकनीकी दस्तावेजों और नंबर्स के बीच हम जैसे आम लोग ये सब कैसे समझेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद कुछ आसान गाइड्स भी जारी करती है, ताकि हमारा काम आसान हो सके। ये लाइन सीधे एक सरकारी दस्तावेज से ली गई है। इसका मतलब सीधा सा है, सरकार कह रही है, हम जानते हैं कि ये सब थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने इन सभी नंबरों का मतलब समझाने के लिए आसान भाषा में ये गाइड्स बनाई हैं। तो ये हैं वो चीट शीट्स। अगर कहीं से शुरुआत करनी है तो बजट एक नज़र में, डॉक्यूमेंट पूरी तस्वीर समझने के लिए बेस्ट है। अगर ये जानना है कि पैसा कहाँ जा रहा है तो एक्सपेंडिचर प्रोफाइल देखिए। और पैसा आ कहाँ से रहा है,
ये जानने के लिए रिसीट बजट है। बजट को समझने के लिए ये शानदार शुरुआती पॉइंट्स हैं। बजट एक नज़र में जैसे डॉक्यूमेंट्स में फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा शब्द बार बार सुनने को मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर, मतलब सरकार को अपना काम चलाने के लिए कितना और उधार लेना पड़ेगा। और इसी के साथ हम अपने इस सफर के अंत में पहुंच गए हैं। हमने शुरुआत की थी बजट को सिर्फ एक भाषण समझने से, और अब हम इसके पूरे के पूरे ढांचे को समझ चुके हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब जब हम इस स्ट्रक्चर को जानते हैं कि कौन से दस्तावेज कानूनी तौर पर ज़रूरी हैं और कौन सी गाइड्स हैं, तो अब हमारे पास बजट को सिर्फ खबरों की हेडलाइन से कहीं ज़्यादा गहराई से एनालाइज करने की समझ है। तो याद रखिए, असली कहानी भाषण में नहीं बल्कि उन दस्तावेजों में है। और अब हमारे पास उस किताब को खोलने और उसे खुद पढ़ने की चाबी है। अगली बार जब बजट पेश हो तो इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ज़रूर खोजिएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितना कुछ नया जान सकते हैं।